पढ़ने जा रहे हैं सीटेट के लिए, सीटेट जूनियर लेवल में ये ज़्यादा काम आएगा। उसका जो सोशल साइंस वाला पार्ट है वो है, और भी जो एसएससी चंडीगढ़ में है उनमें जो साइंस वाला सोशल साइंस वाला पार्ट है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि आप लोगों को ये बताना था कि अब आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, वो इस तरीके से, क्योंकि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन करके सबसे पहले क्लासें देखिए और नोट्स भी पाइए। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? जल्हन, कालिदास, कल्हड़ या विलन? किसके किताब से जो कश्मीर की 12वीं शताब्दी की ईस्वी के दौरान क्या चीज़ें हुई थी ये पता चलता है? तो ये जो है कल्हड़ है। इनकी पुस्तक है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी इनकी पुस्तक है। इसी से पता चलता है जो कश्मीर की 12वीं शताब्दी के जीवन काल में, और ये आदिकाल से लेकर 1151 तक आरंभ तक था। उनके शासक जो थे उनकी घटनाओं का क्रम से विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी कि सानी की उपाधि धारण की थी? किसने? सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, बलबल ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे जो द्वितीय सिकंदर या सानी की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? पहला एनी बेसेंट, प्रीतिलता, मैडम भीखाजी कामा या कल्पना दत्त? तो मैडम भीखाजी कामा जो है, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ मतलब मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और यह महाराष्ट्र के पारसी परिवार से थी तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी, और इन्होंने 1902 में भारत छोड़ दिया था और यूरोप के विभिन्न देशों में, अमेरिका में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी रूप से उनके प्रसार में लग चुकी थी। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और ये सौराष्ट्र प्रांत में इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और यहाँ का शासक उस समय पुष्यगुप्त वैश्य था। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती थी? प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन या राज्यवर्धन? किसके नाम से पुष्यभूति राजवंश की वंशावली शुरू होती थी? तो ये नरवर्धन के नाम से पुष्यभूति राजवंशों की वंशावली शुरू होती थी। अधोलिखित में किस ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? इसमें से कौन सी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहर संस्कृति या कायथा संस्कृति? कौन सी संस्कृति है ताम्रपाषाण की जो सबसे पुरानी थी? तो ये है आहर संस्कृति। आहर संस्कृति जो है ये सबसे पुरानी थी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शास्त्र में, 16 महाजनपद गणराज्य में, 10 राजतंत्र शासन में या 2 शासन तंत्रों में? तो ये जो है
समस्त जो समस्त उत्तर भारत जो विभक्त था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। नेक्स्ट है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल शासक ने बनवाया था? आराम बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने? तो ये बनवाया था बाबर ने। सही जवाब है बाबर। बाबर ने ही बनवाया था और बाबर ने ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद, जो बाबरी एक इसका मतलब ये कह लीजिए कि इसका मित्र था, लेकिन ये इसको गर्लफ्रेंड या पत्नी के हिसाब से वो उसको मानता था। तो वो बोलता था तू मैं बाबर और तू मेरी बाबरी, इसके लिए उसी की याद में इसने बाबरी मस्जिद बनवाया था, जो कि बाबरी मस्जिद से फेमस हो गया था। नेक्स्ट है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जी.के. गोखले, गांधी जी, बी.जी. तिलक या लाला लाजपत राय? तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने, यानी कि बी.जी. तिलक जी ने 16 अप्रैल को इन्होंने शुरुआत करी थी। 16 अप्रैल 1916 को इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। और तिलक जी ने जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक, और एनी बेसेंट ने महाराष्ट्र, मद्रास तथा तमिलनाडु में अपना क्षेत्र चुना था। वहाँ पे इन्होंने अपनी जो है आंदोलन शुरुआत करी थी। पूर्ववर्ती नदी है गोदावरी, सतलुज, गंगा, यमुना? पूर्ववर्ती नदी है मतलब कि पूर्व की तरफ जो नदी है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पूर्ववर्ती नदी जो है वो सतलुज नदी पूर्ववर्ती नदी है। ये जो है यह एक चिनाब की सहायक नदी है। और इधर जो है नदियाँ जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता है, ये पूर्ववर्ती काली और ये गंडक में जो जाके मिलती है। सतलुज पूर्ववर्ती नदी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वाह्य परत को कहते हैं क्रस्ट, स्थलमंडल, जलमंडल, क्षोभ मंडल? पृथ्वी की वाह्य परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की वाह्य परत को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का 3 भाग है। जैसे ये मान लीजिए अगर पृथ्वी है तो इसको जब हम इस तरीके से इसमें अंदर जाके देखेंगे तो इसका 3 भाग है। नीचे है, फिर ये बीच का ये ऊपरी जो हिस्सा है ये बहुत पतला है, ऊपरी हिस्सा बहुत ही पतला है। बीच का जो है ऊपर का क्रस्ट कहा जाता है, ये क्रस्ट है। उसके बाद ये मेंटल कहा जाता है और ये जो है ये कोर कहा जाता है, और ये सबसे हार्ड होता है। और यहाँ ये नहीं हार्ड ये नहीं होता, इसमें सब लावा भरा हुआ है। ये पृथ्वी के बीच वाले हिस्से में यहाँ पे सब लावा भरा हुआ है, ये हार्ड होता है मेंटल वाला हिस्सा। और सारे जो भी खनिज लवण या जो भी पाए जाते हैं, जो भी उपजाऊ जमीन होती है वो क्रस्ट में होती है। क्रस्ट की फिर भी बहुत छोटी सी परत होती है, इतने में ही क्रस्ट में उपजाऊ जमीन होती है। उसके बाद जो अंदर चीज़ें होती हैं उसमें जीवाश्म से जो भी ईंधन बने हुए होते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो पृथ्वी की जो पतली सी वायु परत होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। स्थल मंडल तो जहाँ जहाँ स्थल है, जहाँ जहाँ पृथ्वी पर जमीन है, स्थल है, वो स्थल मंडल हो गया। और जल मंडल है जहाँ पे पृथ्वी पे जल पाया जाता है, तो वो जल है उसी को, जल वाले पूरे एरिया को जलमंडल कहेंगे। और क्षोभ मंडल जो पृथ्वी से जो ऊपर उठते हैं तो जो पहले 18 किलोमीटर के रेंज में आता है उसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? यूरोसिया धारा, लैब्राडोर धारा या कोराल या कनारी धारा? कौन सी गर्म जल धारा है ये पूछ रहे हैं। तो क्यूरोसिया जो है ये गर्म जल धारा है, और ये सब जो है ठंडी जल धाराएं हैं। और इसमें जो है एक अलास्का की धारा गर्म जल धारा है जो प्रशांत महासागर में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
और कनारी की धारा अटलांटिक महासागर में है और ये जो है ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन? तो सबसे सस्ता साधन जल परिवहन ही है। जल के द्वारा, क्योंकि उसमें ट्रैफिक नहीं होता, हम समुद्री मार्ग को चुनते हैं। बहुत सारे बंदरगाह बने हुए हैं इसीलिए, ताकि हम जो है समुद्र से व्यापार कर सके। और समुद्रों से में ज़्यादा अगर उनके समुद्र के अनुकूल हमारे जो भी हमारे आवागमन के साधन है अगर बना दिए जाएं तो बहुत ही सस्ता और टिकाऊ रहता है और आसानी से जो है जा सकते हैं। और इसमें जो है कुछ जो पनामा नहर है, स्वेज नहर है, कील नहर है, ये सब जो है बनाई गई हैं बस परिवहन के लिए, जल परिवहन के लिए ही इन सब का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से या बेतलू से? तो ये जो है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी। और आपको पता है गंगा जो है 2525 किलोमीटर वो गंगा नदी है। और जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। और ये पश्चिमी घाट पहाड़ी में स्थित त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावली और मंजीरा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के नाते गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से या लाल सागर को अरब सागर से। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, जो कि एक व्यापारिक और एक जल परिवहन के उद्देश्य से बनाई गई है। ये जो है भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार का कहाँ तक विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय का पठार, तिब्बत का पठार, अरावली का पठार। तो मेघालय के पठार का विस्तार कहाँ तक है? तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। मेघालय का पठार जो है एक प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और ये जो है इसके अंतर्गत जो है मालवा है और बैतुलू, बहेलखंड पठार और बुंदेलखंड का पठार आता है। और जो है ये तेलंगाना का पठार, हजारीबाग का छोटा नागपुर का पठार भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट है, और इसमें ना सबसे पुराना पठार जो पूछता है तो अरावली है। और अरावली ही सबसे पुराना वो है पठार, सॉरी ये पर्वत है, अरावली पर्वत है और ये सबसे पुराना है। और ये तो पठार है, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये अरावली पर्वत है और ये सबसे पुराना पर्वत है। हिमालय भी पर्वत है और तिब्बत का पठार प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूप के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन, नदी, हिम नदी, भूमिगत जल। मतलब कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से बालू के स्तूप का निर्माण हो जाता है? तो ये क्या है कि ये पवन के द्वारा होता है। जब रेतीले मैदान में लगातार हवाएं ऐसे चलती रहती हैं तो हवाओं की घिसावट की वजह से ऐसे बालू दूर जाते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर दूर जाते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर जाते हैं फिर गिर जाते हैं। तो इसी प्रकार से इस तरीके से एक स्तूप का निर्माण हो जाता है। और यही हवाओं के द्वारा ही छत्रशिला भी बन जाते हैं। मतलब जैसे ऐसे आप सपोज करिए कि ऐसे बालू का टीला बन गया, उसके बाद जब ये ऊंचा हो गया, अपनी लिमिट पूरा क्रॉस कर लिया, इतना ऊंचा हो गया कि अब नहीं हो पा रहा है,
ठीक है। इतना इतना ऊंचा हो गया कि अब ये नहीं हो पा रहा है, इतना ऊंचा हो गया। तो अभी क्या करेंगी, हवाएं फिर भी चल रही हैं, हवाएं तो रेती में चलेंगी, चलती ही हैं, तो चल ही रही हैं। तो हवाएं आना शुरू करेंगी, इधर से आना शुरू करेंगी, तो ये धीरे 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 यहाँ से जो है कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। और एक पतली सी जो है यहाँ पे थोड़ा पार्ट इसका, उस बालू का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बच जाता है, पतला हो जाता है, और फिर यही छत्रप कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि छत्रप शिला का भी निर्माण किससे होता है, तो पवनों द्वारा ही होता है, और ये रेती वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। जैसे राजस्थान वगैरह में ऐसे इस प्रकार की रेती को उड़ा के जमाव के द्वारा ऐसी आकृतियाँ बन जाती हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है एक छत्रप शिला और एक जो है बालू का स्तूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? कौन सी सबसे निचली परत है? तो ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से 18 किलोमीटर दूर तक आप क्षोभ मंडल को देखेंगे, तो सबसे निचली परत तो हो गई हमारी क्षोभ मंडल। उसके बाद आपको देखने मिलेगा समताप मंडल, उसके बाद आपको मध्य मंडल देखने मिलेगा, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये लगभग 1000 किलोमीटर अलग अलग परतों में ये बांटा गया है, और इसमें जो है क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, और इसी में जो है सारी जो मौसम की घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, और चिड़िया इसी में उड़ती हैं, सब इसी में होता है। लेकिन समताप मंडल में ही जहाज उड़ पाते हैं, जहाज इसमें नहीं उड़ पाते, क्योंकि इसमें एकदम बैलेंसिंग रहता है, यहाँ का पर्यावरण बदलता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है, तो वायु आने के लिए वहाँ पे अच्छी अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के मूल कर्तव्य कब लाया गया? आप लोग ये गौर करिएगा कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, वो लाए गए थे। मूल 1969, 1976, 1977 या 1978। तो ये जो है ये लाए गए थे जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये लाए गए थे 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए थे। 51 के क में ये जोड़े गए थे, और इनमें जो है 10 पहले शुरुआत में जो है 10 ही मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इस 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ था, और इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा ये कर्तव्य है, उनका अधिकार तो है ही है, माँ बाप का कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। तो जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे वो 1916 में जोड़े गए, जो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर लाए गए थे। उसके बाद ये 10 आए थे, और 86वें संविधान संशोधन में 51 के क में 11वां मूल संविधान जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए अनिवार्य शिक्षा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? पंचायत राज किस वर्ष गठित हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1959 आई थिंक। मैं थोड़ा सा मुझे डिस्कैलकुलिया है तो मुझे ये नंबर्स का प्रॉब्लम है। 2 अक्टूबर 1959 को जो तब उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो थे, हमारे पीएम जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मैं PJN कर दे रही हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी जो है राजस्थान के नागौर ज़िले से। रीट की तैयारी के दौरान मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस हिसाब से पंचायती राज का गठन हुआ, और ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, शायद मैं अब आगे का नहीं कर पाऊँगी, मैं नेक्स्ट में कर दूँगी क्योंकि मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास कोई साधन नहीं कि मैं आसानी से कर पाऊँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर मुझसे क्वेश्चन में गलती हुई हो तो आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट हूँ मैं और मुझे सीखते रहना अच्छा लगता है, और आप लोग के सामने सब कुछ है। अगर कुछ भी गलत लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उन सारे कमेंट का स्वागत है। धन्यवाद।